एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है कि एक रेशो हमको गिवन है, ये देखिए के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। ठीक है, ये रेशो हमको गिवन है। हमको पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शो करिए कि ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया यूनिट लेस। हम ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे सामने गिवन है इन सब की यूनिट प्लेस करेंगे और लास्ट में हम आंसर लेके आएंगे कि कोई भी यूनिट हमारा बच नहीं रहा है। दैट मीन्स द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ठीक है, नंबर 1। दूसरे पार्ट में वो बोलता है लुक एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। ये कौन कौन से कांस्टेंट्स गिवन हैं वो हमको पता होना चाहिए, उनकी वैल्यू हम प्लेस करेंगे और बाद में इस पूरे रेशो का भी नेट वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में हमसे पूछता है कि भाई ये रेशो बता क्या रहा है, इस रेशो का मेन सिग्निफिकेंस क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। सबसे पहले तो जो सिंबल्स लिखे ना इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। के का मतलब ये है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम फोर्स में जो कांस्टेंट हमारा यूज़ होता है जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नाम से लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करके हम जो लिखते हैं वो ये वैल्यू है के। ई का मतलब है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ई का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁹। हाँ, अगर आपको कांस्टेंट की सिर्फ वैल्यू निकालनी हो ना तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाले नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। 10⁻⁻19 वैसा ही रहेगा, लेकिन जो पहले माइनस साइन आपने 1.6 से पहले जो लिखा है उसको आप हटा सकते हैं। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आपने लिखा है वहाँ पे इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम। लास्ट में हमको बोलता है एम ई स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर होता है एम पी स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब जितनी भी क्वांटिटीज़ ये लिखी है ना सबकी वैल्यू और सबकी जो यूनिट्स बनती हैं वो मैंने आपके सामने लिखी। तो पहला पार्ट हम जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे जो कहता है कि इस रेशो का वैल्यू क्या है, सॉरी इस रेशो को डायमेंशनलेस आपने शो करना है। देखिए रेशो है हमारा के ई स्क्वायर ओवर जी m1 m2, एम ई एम पी भी बोल सकते हैं, m1 m2 भी बोल सकते हैं कई जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन में फिलहाल एम ई और एम पी लिखा है तो हम वैसा ही यूज़ करेंगे। तो रेशो हो गया के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। अब मैं इसकी सारी यूनिट्स रखने वाला हूँ। के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट कूलम, तो क्योंकि ई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया कूलम स्क्वायर। दूसरी बात, कैपिटल जी का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में था, केजी में। मास ऑफ प्रोटॉन किस में था, वो भी केजी में। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 2 बार आ रहा है केजी, केजी और केजी, ये केजी का जो पावर -2 है कैंसिल हो गया इससे। न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया। कूलम टू द पावर -2, कूलम टू द पावर 2, ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगा बताइए, नो यूनिट। लिख सकते हैं ना, नो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। और यूनिट लेस क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि ये जो रेशो हमारा सारा गिवन है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। रेशो हमारे को गिवन है के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। अब इसका न्यूमरल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जितने भी ये फिजिकल कांस्टेंट्स हमको दे रखे हैं इनकी वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी वो देखिए। वैल्यू प्लेस करने के बाद ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप समझिए। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे मैं ई का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है लेकिन न्यूमरल वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में है जी यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद हमको दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। साथ में दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब यूनिट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा आसान तरीका है, जैसे 9 एक साथ लिखो, उसके साथ 1.6 और 1.6 क्योंकि 2 बार आएगा, स्क्वायर है। 10 टू द पावर जितना भी है ना वो एक साइड कर दो, 10 टू द पावर 9
उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 19, ये भी 2 बार है तो 10 टू द पावर माइनस 19। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, लास्ट में 10 टू द पावर फिर एक साथ कर दो, वो बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 31 और लास्ट में 10 टू द पावर माइनस 27। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सारे न्यूमरल वैल्यूज़ हैं, इसका ओवरऑल आंसर आपका क्या बन सकता है। बहुत सिंपल है, 1.6 और 1.6 मल्टीप्लाई होकर के 2.56 बन जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, 9.1 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 9, तो वो कैंसिल आउट भी हो सकता है 9 के साथ, ठीक है ना। 1.67 को कई बार आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हो, कई बार इसको 1.7 लिख देते हो। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका बनेगा 0.234 अप्रॉक्सीमेटली। इट मे बी 0.23, इट मे बी 0.24, इट मे बी 0.22। हमने एक रफ कैलकुलेशन इसका लिख दिया साथ में ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 टू द पावर कितना बचता है, ऊपर आप देखें माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 38 और 9 उसमें से लेस हो जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 29। डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 10 टू द पावर माइनस 11, माइनस 31, माइनस 27। इन सब को जब आप प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 10 टू द पावर माइनस 69। अब ये कैंसल आउट हो गया, 10 टू द पावर बन गया हमारा माइनस 40। अब ये माइनस 40, 0.234 तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस 40 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 40। अब यहाँ पे ना ये आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चल सकता है ये, इसमें गलत कुछ नहीं है, बट हम वी शुड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 0.234 को हम क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे। अब जब इंटू 10 करोगे ना तो 10 टू द पावर 40 में से एक पावर लेस हो गई तो 10 टू द पावर रह गया 39। तो ये बन गया हमारा 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। पहला पार्ट हमने शो किया डायमेंशनलेस, दूसरा पार्ट हमने उसकी वैल्यू निकाली। तीसरे पार्ट में हमसे बोला था कि भाई ये पूरा रेशो सिग्निफाई क्या करता है, वो समझिए ज़रा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। रेशो सिग्निफाई ये करता है, ये देखिए ऐसा है, हमारा एक होता है कूलम फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लीजिए एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, समझने की कोशिश करना है इसको। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को हम पी से लिख रहे हैं, वैसे प्रोटॉन होता है बीटा पार्टिकल। नाउ प्रोटॉन होता है आपका हाइड्रोजन आइसोटोप, बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस हमने लगा दिया r, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me और मास ऑफ प्रोटॉन है mp, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको भी मैं e लिखता हूं और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको भी मैं e लिखता हूं, क्योंकि दोनों की न्यूमरल वैल्यू सेम होती है। ये समझने की बात है, केवल साइन का डिफरेंस होता है। एलिमेंट्री चार्ज अगर आपसे पूछेगा कोई तो आप बोलिएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन में से नेगेटिव साइन हटा दो तो क्या बन जाता है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। नाउ अब कूलम फोर्स निकाला हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो हम लिखते हैं कि E1 E2 समझे। E1 का मतलब यहाँ पे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E2 का मतलब चार्ज ऑन द प्रोटॉन, दोनों बराबर हैं तो हमने लिख दिया E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ना अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला बना क्या, के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। यही रेशो हमको क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब ये जो रेशो क्वेश्चन में हमको गिवन था वो कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो था फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये है एक्चुअली कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39। अब यहाँ से अगर आप फाइनल एक स्टेप बनाने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी इंटू 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39। इसका मतलब ये है कि कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इतना टाइम्स देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया आपको, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसका 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स करोगे ना तो उन दोनों के बीच का कूलम फोर्स आएगा। इससे ये पता चलता है कि कूलम फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।